हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन 13.4 ऑफ अमीन्स। क्वेश्चन 13.4 में हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स में हमें अरेंज करना है डिफरेंट अमीन्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। वो क्वेश्चन करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि अमीन्स बेसिक होते हैं और किस तरीके से जब सब्स्टिट्यूएंट्स अमीन्स के ऊपर लगे होते हैं तो उसकी बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीन्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, दे एक्ट एज लुईस बेस और वो एब्स्ट्रैक्ट करते हैं प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। अगर मुझे रिएक्शन लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया लेता हूँ NH3। NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अमीन्स के पास लोन पेयर होता है और ये लोन पेयर अपना डोनेट करता है टू द H ऑफ वाटर। कॉन्सिक्वेंटली इसको हम बोलते हैं बेस और यहाँ पे वाटर एक्ट करता है ऐसे। अब जो NH4 पॉजिटिव जो कैटायन बना ये है कॉन्जुगेट एसिड और OH नेगेटिव तो बेस होता ही है, ठीक है, लेकिन वो कॉन्जुगेट बेस है। सो हमें पता है अमीन्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, दे आर लुईस बेस बिकॉज दे हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वो डोनेट कर देते हैं H+ आयन को या प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट वो कर लेते हैं ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमोनिया कैसे रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है। इसी तरीके से कोई एल्काइल ग्रुप जब अमीन के ऊपर लगा हो, अगर अमीन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तो वो भी क्या करती है? H+ आयन पे अटैक करके अमोनियम आयन बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो R ग्रुप है उस वो क्या करता है? एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देता है। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इस केस में जो RNH2 है वो ज़्यादा बेसिक है देन NH3, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ जो बेसिसिटी होती है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होता है सॉल्वेशन इफेक्ट और तीसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे जो NH2 के साथ लगा हुआ है तो CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन जो एक छोटा सा एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन अपने लोन पर देना प्रेफर करेगा। अगर इसके ऊपर और बड़ा ग्रुप लगा दिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे तो सिर्फ CH3 दे रहा था, अभी CH3 CH2 को देगा, CH2 CH2 को देगा। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा कि प्रोपाइल अमीन की जो बेसिसिटी होगी वो मिथाइल अमीन से ज़्यादा होगी। सो इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट रोल गैस फेज में ज़रूर करता है। आर ग्रुप है, यहाँ पे 2 आर ग्रुप लगा देता हूँ तो 2 आर ग्रुप क्या करेंगे? और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देंगे। और 3 आर ग्रुप लगा देता हूँ, टर्शियरी अमीन ले लेता हूँ तो वो लोन पेयर और भी जल्दी दे देगा। सो इस हिसाब से क्या होता है, प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से टर्शियरी की जो बेसिसिटी होती है वो सेकेंडरी से ज़्यादा होती है और सेकेंडरी की बेसिसिटी प्राइमरी से ज़्यादा होती है और लास्ट में आता है NH3। और ये जो फिनोमेना है ना ये गैस फेज में सीधा सीधा फॉलो हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि गैस फेज में बेसिसिटी क्या है तो आप हमेशा ये रखना कि टर्शियरी की ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की कम एंड देन प्राइमरी की। तो हमारे पास एक है होता है गैस फेज और एक होता है एक्वस फेज, मतलब पानी में बात करें तो गैस फेज में आपका हमेशा टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कम होगा और ये इफेक्ट ये होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। लेकिन एक्वस फेज में हमारे तीनों पार्ट्स काम करेंगे, इंडक्टिव भी करेगा, सॉल्वेशन भी करेगा, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन अगर वाटर लिया है, और एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करता है। तो जब आपको एक्वस देखना है ना तो आपको ये तीनों फिनोमेना कंसिडर करने होते हैं। लेकिन अगर आपका जो फेज़ है वो सिर्फ गैस फेज़ है तो आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से काम चला सकते हो। गैस फेज़ में आपको बस ध्यान रखना है कि टर्शियरी ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कम और प्राइमरी उससे कम और NH3 बिल्कुल भी बेसिक इनके कंपैरिजन में नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। अब होता है क्या है कि प्राइम अमीन्स जो होते हैं RNH2 में ले लेता हूँ। अब ये क्या करते हैं? H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और ये बना देते हैं RNH3
पॉजिटिव। और ये जो अमोनियम आयन होता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे प्राइमरी है, प्राइमरी पे कितने आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, तो ये तीनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सेकेंडरी में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे तो दोनों इन्वॉल्व होंगे, और टर्शरी में तो एक भी नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन लेने के बाद एक आ जाता है, तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब जितना ज़्यादा ये सॉल्वेशन होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज़्यादा ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल होगा। ठीक है, इसको मान के चलो यही रिएक्शन है RNH2 की, ये इक्विलिब्रियम में होगी, RNH3 पॉजिटिव, इसमें डाला हम लोगों ने H पॉजिटिव। अब जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा ना प्रोडक्ट का, उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उतनी ही ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। सो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो प्राइमरी होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। और इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे क्या था कि टर्शरी ज़्यादा होती है देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो दो अलग अलग फिनोमेना है और दोनों के उस केसेस में ट्रेंड क्या है, ऑपोजिट है। सो ओवरऑल जो सम आता है ना इनका, इसमें से ये आता है कि सेकेंडरी हमेशा ही ज़्यादा आता है, क्योंकि एक केस में ये एवरेज है, इसमें भी एवरेज है, तो ये ज़्यादा आ जाएगा। टर्शरी क्या है, इधर फर्स्ट है और इधर क्या है, थर्ड है, तो ओवरऑल क्या होगा, वो प्राइमरी और सेकेंड टर्शरी दोनों ही सेकेंडरी से पीछे हो जाएंगे। तो सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी एंड इज ग्रेटर देन टर्शरी, ये होगा। और NH3 तो हमेशा लास्ट में ही आएगी। ठीक है, तो एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है, तो ये दो केसेस आते हैं। यहाँ पे जो दो इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट, इन दोनों का जो सम अप करते हैं ना हम लोग, तो हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मीन्स हमेशा ही सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे। और अब क्या आता है, हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। अब ये जो दोनों केस है ना ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी ये सेकेंडरी है, यहाँ पे भी सेकेंडरी है। इस केस में जब ग्रुप बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड NH3। इस केस में क्या है, प्राइमरी पहले है और टर्शरी बाद में है। तो एक जनरल फिनोमेना तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इसके अंदर कुछ ना कुछ काम करती है और एज ए रिजल्ट दोनों केसेस में अलग हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास इथाइल या मिथाइल का ही क्वेश्चन आएगा। जब इथाइल का आएगा तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, बड़ा ग्रुप है तो बड़ा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे छोटा ग्रुप है तो छोटा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको याद रखना है कि इथाइल है तो सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन प्राइमरी, और मिथाइल है तो सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, इसके अलावा जनरली आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, इतना तो हम लोग क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट से कि सेकेंडरी हमेशा ही ज़्यादा होता है और NH3 हमेशा ही कम होता है। डिफरेंस किस में आता है, प्राइमरी टर्शरी और टर्शरी प्राइमरी में। सो अब हम लोग आते हैं बेसिसिटी ऑफ एनिलीन्स। तो एनिलीन्स बेंजीन और उसके ऊपर NH2, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। ये जो एनिलीन होता है ना ये बहुत ही कम बेसिक होता है। बहुत कम बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण ये इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर दे ही नहीं पाता। तो ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता ही नहीं है। इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो 5th वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और वो 1 वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों एग्जैक्टली सेम है। सो हम लोग बोलेंगे कि एनिलीन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता है टुवर्ड्स डोनेशन, जिसकी वजह से एनिलीन कम बेसिक होते हैं देन अमोनिया, इवन अमोनिया से भी कम होता है। तो NH3 हम लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन मिथाइल लगाए इथाइल लगाए, उसके बाद NH3, और NH3 के बाद क्या आएगा, एनिलीन। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, अगर एनिलीन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर तो पहले ही कम अवेलेबल थे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, लोन पेयर को ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे OCH3 लगा हुआ है, तो
NH2 की लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी whereas इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी। ठीक है, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स अगर आप याद रख लोगे तो ये काम हो जाएगा। नाउ अब हम लोग आते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 13.4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले हमारे पास है C2H5NH2। सो ये 4 अमीन्स हैं, इसमें से सबसे पहले तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये एनिलीन है, और ये एनिलीन नहीं है क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक CH2 है। तो एनिलीन क्या होगा, सबसे कम बेसिक होगा। अब एनिलीन के बाद कौन आता है, अमोनिया। अब हमें यहाँ पे देखना है, ये है प्राइमरी, ये भी है प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होगा, तो C2H5 होल ट्वाइस NH। अब प्राइमरी और ये दोनों इसके बाद ही आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, C2H5 है, और यहाँ पे क्या है, बेंजीन, और उसके ऊपर CH2 है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो बेंजाइल अमीन इधर आएगा, और इसके बाद ETNH2। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, एनिलीन तो सबसे कम बेसिक होगा, तो सबसे पहले मैं एनिलीन को लिख देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, और ये है टर्शरी। हमने बोला था बड़ा ग्रुप होगा तो पहले ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी, फिर टर्शरी एंड देन सेकेंडरी। और बड़ा और छोटा ग्रुप हम लोगों ने किसके बारे में बात करते हैं, इथाइल और मिथाइल के बारे में। ये नहीं कि किसी की भी केस के में आप लगा के आ जाए। इथाइल और मिथाइल के ही 2 केसेस देखे हैं जहाँ पे प्राइमरी और टर्शरी के बीच में प्रॉब्लम होती है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, मिथाइलअमीन है, उसके बाद डाई मिथाइलअमीन, ठीक है, जिसकी सब ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, फिर ट्राइथाइलअमीन, फिर बेंजाइलअमीन है, फिर एनिलीन है, एंड देन वी हैव बेंजाइल अमीन। तो मिथाइल वाले के केस में हमें पता है छोटा ग्रुप है तो पहले प्राइमरी होगा, तो सबसे पहले तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा बेसिक, फिर आएगा प्राइमरी, उसके बाद आएगा टर्शरी। ठीक है, जनरली टर्शरी क्या होता है, प्राइमरी से ज़्यादा होता है। यहाँ पे बेंजाइलअमीन इसके बाद आएगा। बेंजाइलअमीन इसके बाद क्यों आएगा, क्योंकि बेंजाइलअमीन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला पिक्यूलर केस हमें लिखना है। अभी ये मत सोचना कि ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, बट इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से टर्शरी से भी ज़्यादा कम बेसिक ये होता है। एंड उसके बाद फिर आ जाएगा एनिलीन। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये वाला केस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बेंजाइलअमीन टर्शरी से भी ज़्यादा कम होगा। ये नहीं कि प्राइमरी है तो पहले टर्शरी को और पीछे कर दिया, टर्शरी इसके बाद नहीं आएगा, टर्शरी इससे पहले ही आएगा।